नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्याएं मतलब जो भी संख्या हम काम में लेते हैं, चाहे वो 0.5 हो या दशमलव वाली संख्या हो, भिन्न वाली संख्याएं हो, √2 हो, पाई हो, तो ये जो सारी संख्याएं हैं इन सबको हम मिला के कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। 1/2, 2/3 आदि परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या 5 परिमेय संख्या है? तो हाँ, हम 5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 5 को भी भिन्न यानी p/q के रूप में 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी पूर्णांक हैं 1, 2, 3, 4 ये सब परिमेय संख्याएं होती है। 0 भी परिमेय संख्या है। और बात करें दूसरी अपरिमेय संख्याओं की, जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। √2, √3, √5, √6, √7 आदि अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आगे ध्यान रखिए बच्चों कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे, 1/2 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है। इनको जोड़ने पर, लघुत्तम लेने पर इनका जोड़ आएगा 5/6। तो जो 5/6 में प्राप्त होगा ये भी परिमेय संख्या है। तो याद रखिए, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आएगा। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या आएगा। हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे कि √2 और √2 को अगर हम प्लस करेंगे तो √2 अपरिमेय प्लस अपरिमेय, और हमें इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा 2√2 जो कि अपरिमेय संख्या है। 2√2, 5√2, 6√2, 7√3 ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। याद रखिए, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे कि 5 में प्लस करें √2, 5 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 5/1, तो 5 तो है परिमेय संख्या और √2 है अपरिमेय संख्या। इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 5 + √2। तो 5 + √2 जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी तरह से अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि 6 और 8 है, 6 और 8 दोनों 2 के पार्ट से कटती है, तो 6 तो कटेगा 3 बार और 8 कटेगा 4 बार। तो हमें प्राप्त होगा 6 और 8 को अगर हम 2 के पार्ट से काटे दोनों को, तो हमें प्राप्त होगा 3 और 4। क्या 3 और 4 दोनों किसी एक संख्या से कटते हैं? जैसे कि 4 है, 4 में 2 का भाग जाएगा, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो 3 और 4 दोनों किसी एक संख्या से भाजित नहीं होती है, तो हम इन्हें कहेंगे, 3 और 4 को हम कहेंगे यह है सह अभाज्य संख्या। 7 और 8 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता। 13 और 17 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वाला जो आज हम प्रश्न करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए, इसमें है प्रमेय 1.3। क्या होती है प्रमेय 1.3? इसका क्या कथन है? तो ये आपके सामने है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप जानते हैं,
अगर p अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या मतलब p का मान क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। तो p इसका कथन इस तरह से है कि p अगर अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को भाजित करता है, यानी p का भाग a स्क्वायर में पूरी बार जाता है, तो p a को भी भाजित करेगा। तो यह है बच्चों प्रमेय 1.3। ये आपको आगे की प्रश्न को करने में इसे आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न आपके सामने है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। यहां हमें सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम विलोमतः यानी उल्टा मान लेते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या नहीं है, √5 जो है वो परिमेय संख्या है। इसको विरोधाभासी विधि के द्वारा में इसको सिद्ध करेंगे। माना √5 जो है वो परिमेय संख्या है, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमने लिखा कि हम विलोमतः उल्टा मान रहे हैं कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। एक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझना, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां मान रहे हैं विलोमतः माना कि √5 जो है परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q कोई धन पूर्णांक है। तो माना अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तथा एक बार फिर माना कि अगर इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो इसको हम लिखेंगे माना a/b। माना √5 जो है वो a/b के बराबर है, और जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब जैसे कि अपन ये बात कर रहे थे 3 और 4, दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये सहभाज्य पूर्णांक है। 7 और 8 सहभाज्य पूर्णांक है क्योंकि दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम यह मान लेंगे कि जो a है और जो b है वो सहभाज्य पूर्णांक है। तो हमने यहाँ लिखा बच्चों कि a और b जो है वो सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब दोनों किसी एक संख्या से भाजित नहीं होगी, इस तरह की संख्याएं हैं। आगे b का इधर पक्षांतरण कर दे तो b इधर भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √5 में गुणा होगा b बराबर a। और इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। वर्ग करने पर √5 का वर्ग 5, b का वर्ग b², a का वर्ग a²। किसी भी संख्या पे अगर ऋण है उसका आप अगर वर्ग करोगे, जैसे √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। तो इस लाइन में हमने वर्ग किया। वर्ग करने पर अब इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि यहां 5 है गुणा b² है बराबर a² है। इसको और इसको गुणा करते तो ये प्राप्त हो रहा है। मतलब यहां पर जैसे कि अगर हम देखें कि 3 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 12, इस तरह की इक्वेशन है। इसी तरह की हमने यहाँ एक इक्वेशन देख रहे हैं कि 3 को 2 का स्क्वायर से गुणा करें तो 12 आता है, यानी यहाँ इन दोनों को गुणा करने पे 12 आ रहा है, जैसे कि यहाँ इन दोनों को गुणा करने पे ये आ रहा है। तो यहाँ 12 जो है बड़ी संख्या है दोनों से, तो यहाँ a² भी इन दोनों से बड़ी संख्या होगी। और क्योंकि जैसे a² है, इसको गुणा करने पे a² आ रहा है, जैसे कि 12 कब आ रहा है, 3 और 2 का स्क्वायर को गुणा करने पे 12 आता है। इसका मतलब है कि 12 में 3 का भी भाग जाएगा और 12 में 2 का भी भाग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से a² में 5 का भी भाग जाएगा और a² में b² का भी भाग जाएगा।
यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो a स्क्वायर को भाजित करेगा, यानी 5 का भाग a स्क्वायर में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 जो है वो a स्क्वायर को भाजित करेगा, a स्क्वायर को भाजित करेगा। तो हमने यहाँ लिखा कि 5 जो है उसका भाग a स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमेय 1.3 की। जैसे ये आपने अभी पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि p अगर अभाज्य संख्या है और अगर p a स्क्वायर को भाजित करता है तो p a को भी भाजित करेगा। तो यहाँ वो प्रमेय हम काम में लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 1.3 से अभी हमने पढ़ी थी प्रमेय, उसमें जो कथन है उस पर ध्यान दीजिए बच्चों कि p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे कि यहाँ 5 अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को भाजित करता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5 a स्क्वायर को भाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 ये कहती है कि अगर p a स्क्वायर को भाजित करेगा तो p a को भी भाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो a को भी भाजित करेगा, a को भी भाजित करेगा। ठीक है, तो हम यहां पहुंच गए कि 5 जो है वो a को भाजित करेगा, यानी 5 का भाग जो है वो a में जाएगा। मतलब a एक ऐसी संख्या है, ऐसा धन पूर्णांक है जिसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग a में जाएगा। जैसे कि 5 का भाग किस में जाता है, 5 20 को भाजित करता है, 5 30 को भाजित करता है, 5 15 को भाजित करता है, 5 20 को भाजित करता है, 5 30 को भाजित करता है, 5 15 को भाजित करता है। तो इसी तरह की संख्या है ये a कि 5 a को भाजित करेगा, यानी a जो है वो कुछ इस टाइप की संख्या होगी। और अगर 5 a को भाजित करता है यानी इस टाइप की संख्या है, तो ये जो संख्या होगी इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर a ऐसी संख्या है जो 5 से भाजित है, जैसे कि ये इस टाइप की संख्या है, तो 5 अगर a को भाजित करता है तो a जो होगा वो इस टाइप की संख्या होगी। और अगर a इस टाइप की संख्या है तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। a ऐसी संख्या है जो 5 से भाजित होती है, तो a का जो गुणनखंड होगा उसमें 5 जरूर आएगा। तो बच्चों इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि a जो होगा, a जो संख्या होगी वो इस तरह की होगी कि इसमें 5 गुणनखंड में आएगा और कुछ और भी आएगा, जैसे कि 5 × 4 या 5 × 6। तो a को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 5 गुणा r। इस समीकरण को हमने नाम दिया है बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम इस समीकरण नंबर फर्स्ट में a का मान ये रखेंगे, a का मान है 5 गुणा r या 5r। तो समीकरण फर्स्ट में a के स्थान पर ये मान रखेंगे, तो a के स्थान पर क्या रखेंगे 5r। तो समीकरण फर्स्ट में तो ये जो है बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट, इसमें a के स्थान पर हम रखेंगे ये 5 × r यानी 5r। तो यहाँ से देखिए ये आएगा 5b का स्क्वायर बराबर a का मतलब क्या है, a का मान क्या है 5r। तो यहाँ 5 लिखा, b स्क्वायर बराबर a का मतलब 5r का स्क्वायर। इसको और सरल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25r स्क्वायर। और इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि 5 इधर है, इधर 25 है, तो इस समीकरण में 5 का भाग जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 5 का भाग दे दें इसमें, तो 5 का भाग देंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ से बचेगा b स्क्वायर और यहाँ से आएगा इसमें 5 का भाग जाएगा 5r स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5r स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 5r स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है बच्चों ये इसी टाइप की है जैसे कि हमने समीकरण फर्स्ट में देखा था कि भाई इसको और इसको गुणा करें तो a स्क्वायर आता है, यानी a स्क्वायर के गुणनखंड में 5 आता है। तो हमने यहाँ लिखा था कि 5 जो है वो a स्क्वायर को भाजित करेगा। ऐसे कैसे ये इक्वेशन है, तो
5 और r स्क्वायर को गुणा करने पे b स्क्वायर आता है, तो हम कहेंगे कि 5 जो है वो b स्क्वायर को भाजित करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को भाजित करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। और अब हम यहाँ वापस प्रमेय 1.3 काम में लेंगे। प्रमेय 1.3 ये है कि अगर p अभाज्य संख्या है और अगर वो b स्क्वायर को भाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या b को भी भाजित करेगा। तो इसको प्रमेय 1.3 से हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे कि 5 जो है वो b को भाजित करेगा, b को भाजित करेगा। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है कि ध्यान दीजिए बच्चों कि 5 जो है वो b को भाजित करेगा, यानी b एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा। इसके पहले हमने यह प्राप्त किया है कि a एक ऐसी संख्या है जिसमें भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा रहा है कि 5 a को भी भाजित करेगा और यहाँ हमने देखा कि 5 b को भी भाजित करेगा। तो इस तरह से इस लाइन से और इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि 5 a को भी भाजित करता है और 5 b को भी भाजित करता है, यानी a और b दोनों किससे भाजित है? 5 से भाजित है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है कि a और b दोनों 5 से भाजित है। तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा कि a तथा b दोनों ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था कि a और b जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b ऐसी संख्या है जिसमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, सह अभाज्य है। तो यहाँ हमने माना था कि a और b सह अभाज्य है, यानी a और b दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है कि a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जाता है। तो जो हमने शुरुआत में माना वो यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है कि a और b दोनों 5 से भाजित है, यानी a और b सहअभाज्य नहीं है, परस्पर भाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो हमने प्रारंभिक कथन माना था उसका एक विरोधाभास उल्टा हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम आगे लिखेंगे कि ये जो प्राप्त हुआ है जो एक विरोधाभास है। तो हमने आगे लिखा कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है जो हमने शुरू में माना था उससे उल्टा आ रहा है, उससे विरोध में है, विरोधाभासी है। तो ये a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि हमने माना था कि सहअभाज्य। तो ये उल्टा रिजल्ट हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो मान के हमने शुरुआत करी थी वो गलत माना था। इसका कारण, विरोधाभास प्राप्त होने का कारण ये है कि जो हमारी प्रारंभिक धारणा है वही गलत थी। जो हमने शुरू में माना वही गलत माना था, इसलिए ये गलत रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो जो हमारी प्रारंभिक धारणा है वो गलत हमने मानी थी। क्या गलत था इसके अंदर? कि जो हमने माना था कि √5 परिमेय है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि यहाँ गलत रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि √5 परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, और अगर परिमेय नहीं है तो कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि √5 परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः हमने लिखा कि निष्कर्ष निकलता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने मान के प्रारंभ किया था वो तो लास्ट में हमें गलत साबित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमने माना था वो गलत है, यानी √5 परिमेय नहीं है, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी मेथड पर है। अगर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें √5 की जगह √3 लिखना है। जहाँ भी 5 आया था वहाँ पे हम √3 कर देंगे। सेम ऐसे कैसे करना है। तो बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड पर आधारित है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। धन्यवाद।